हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं डीएलएड सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर। यस गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि एससीईआरटी ने अपने एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज किया है, बहुत बड़ा चेंजेस है। जहां पे पहले पेपर 2 पार्ट्स में ही होता था, अब वहीं पे पेपर आपका 4 पार्ट में होगा। क्या क्या चेंजेस एससीईआरटी ने किए हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो हम दोबारा उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से आएगा। जिस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसी पैटर्न पे आपका फाइनल एनुअल एग्जाम जो कि अगले महीने है वो आएगा। तो आपको इसको ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और इसी पेपर के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना है, आंसर्स रेडी करने हैं। उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि इस पेपर को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसीलिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी हिट करना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये जो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, ये डीएलएड सेकेंड ईयर एससीईआरटी दिल्ली का हिंदी एजुकेशन का आपका पेपर है, जो अभी हमारे प्री फाइनल एग्ज़ाम्स हुए थे डाइट्स में। गवर्नमेंट डाइट के थ्रू ये पेपर आया है, गवर्नमेंट डाइट ने पेपर बनाया है, तो आप ये मान सकते हैं कि यही सही फॉर्मेट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए, लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी डीएलएड सेकेंड ईयर कोर्स कोड है 205। समय अवधि आपकी वही रहेगी 3 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स आपके वही है, सेम 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। बट चेंजेस क्या हुए हैं, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले है, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। प्रत्येक भाग के प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी पार्ट्स को सॉल्व करना कंपलसरी है, आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। फर्स्ट पार्ट में आपके 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे? 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके होंगे पार्ट 1 में, जो कितने मार्क्स के होंगे? 10 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच। उसके बाद पार्ट 2 में आपके 2-2 मार्क्स के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब आप बोलेंगे फिर पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस रहा, तो वो हम नीचे जब हम पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन जो बना रहा है पेपर, वो इतना सिंपल तो करेगा नहीं कि पार्ट 1 में भी एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए और पार्ट 2 में भी एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए, बस यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया, ऐसे तो वो नहीं करेगा। उसके बाद है आपका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपके 3 मार्क्स के 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको चॉइस दी गई है। अब यहाँ पे टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उनको आंसर कर सकते हैं कि आप किस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ना वर्ड लिमिट दी हुई है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 100 शब्दों में आंसर लिखना है। 100 शब्द मान के चलिए, वैसे तो 100 शब्द हमारे जब भी हो जाते हैं, बट एक क्राइटेरिया बना रखा है डाइट में, क्योंकि जब भी एग्जामिनर हमारा पेपर चेक करता है तो वो ये वर्ड्स काउंट नहीं करता। बेसिकली फॉर्मेट ये है कि वो पेजेस देखते हैं। तो आपके पेज, जैसे सिंगल पेज होता है तो 1 और 2 पेज के 2 साइड होते हैं, तो अगर आप 1.5 पेज भर रहे हो, समझ रहे हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर आप 1.5 पेज भर रहे हो तो वो इनफ होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि दी इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स आ गए, 100 से ज़्यादा हो गए। तो नहीं, जैसे कि जो हमारे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं हिंदी में, जैसे कि में, और, पर, किंतु, लेकिन, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम शब्द काउंट नहीं करते। जो हमारी वर्ड लिमिट होती है 100 शब्दों की, हम ऐसे वर्ड्स को काउंट नहीं करते। सेम इंग्लिश में भी, जैसे कि आप इज़, आर, दैट, देन, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उनको भी हम काउंट नहीं करते। ये बात हमें भी हमारे डाइट के टीचर्स ने बताई थी, सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, देन आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में आपके 8 मार्क्स के 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 5 का उत्तर आपको देना है, जिनकी उत्तर की सीमा है लगभग 300 शब्द, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं क्या है। पार्ट 1 में आपके 1-1 मार्क्स के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में आपके 2-2 मार्क्स के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पार्ट 3 में 3-3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट रहेगी 100 वर्ड्स।
पार्ट 4 और लास्ट पार्ट, जिसमें हमारे 8 मार्क्स के 8 प्रश्न रहेंगे। अगेन उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट रहेगी 300 शब्द। इसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो फॉर्मेट है ये आपका हिंदी का फॉर्मेट है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है जैसे कि सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, उनका भी यही फॉर्मेट हो। कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ, ठीक है, पूरा चेंज नहीं होगा, कुछ। तो उनका पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 बाय 1 अपने ही इस चैनल पे। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस तरीके से आएगा, एग्जामिनेशन जो है वो किस तरीके से पेपर बना रहा है, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल डिस्कस करते हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे देखिए, पार्ट 1 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। तो आपका पार्ट 1 जो है वो आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न, जैसे कि मैं आपके साथ यूट्यूब के थ्रू MCQ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि जैसे पहला है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषाएँ आती हैं? बघेली, बिहारी, अवधी। देन नेक्स्ट है ब्रजभाषा, कन्नौजी, भांगरू। ऑप्शन सी कुमाऊनी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी तुर्की, अरबी, हिंदवी। इस तरीके के क्वेश्चंस सिंपल है, ये भी आ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के मानकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपको हर ऑप्शन में 4 चीज़ें बताई गई हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, ये भी इजी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकादश किस भाषा का शब्द है? आपके सेकेंड ईयर की बुक में इजीली मतलब दिया हुआ है, मुझे याद है आज भी, उसमें दिया हुआ है कि कौन सा शब्द उर्दू भाषा से है, कौन सा संस्कृत भाषा से है, कौन सा तद्भव शब्द है, सारा उसमें मेंशन किया गया है। तो आपको बेसिकली क्या फंडा है कि अगर आपको MCQ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, तो आपको आपकी बुक जो है, जो आपके डाइट में लगाई गई है, आपको वो बुक लाइन बाय लाइन पढ़नी है। और जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर हैं CRT के, नहार सर, उन्होंने हमसे एक बार कहा था कि अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप हर लाइन को ध्यान से पढ़ते हुए MCQ क्वेश्चंस बनाएं। आप खुद ये देखें कि इस लाइन से क्या MCQ क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि जब हम MCQ क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का होता है, जब हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत डिटेल में बनाते हैं, हम एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक लाइन से एक प्रश्न बन जाता है। सेम यही शब्द थे नहार सर के। तो जैसे कि आप सभी क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि यार पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, किस तरीके का पेपर आएगा, वो हेडेक आपको नहीं लेनी। आप देख सकते हो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे क्वेश्चन 6 देखिए, रोला छंद क्या है? सममात्रिक, वर्णिक, मात्रिक या मुक्तक छंद। बहुत इजी है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? देन ऑप्शन क्वेश्चन 8, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। लाइक ये तो एक तरीके से ऐसे हो गए कि 10 मार्क्स आपको हाथ में थाली में परोस के देना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं। हम जब कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो ये उसकी सारी बेसिक चीज़ें होती है जो हमें याद हो ही जाती हैं। जहाँ पे बात करें हम पिछले पैटर्न पे, तो वहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता था, बहुत सोचना पड़ता था कि क्या क्या पॉइंट्स इस क्वेश्चन में हम डालें ताकि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगे। बट यहाँ पे इतने सिंपल क्वेश्चंस आए कि आप लोग ऐसे ही इनको कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 2, जिसमें हमने देखा था कि पार्ट 2 में आपके 2 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे, यानी कि ये पार्ट भी आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे MCQ टाइप। बट ये MCQ टाइप कैसे हैं वो देखते हैं। तो लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 कथन हैं। दो स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी, जिन्हें अभिकथन और तर्क के द्वारा चिन्हित किया गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे ना आपको 2 स्टेटमेंट दी जा रही हैं और उसी स्टेटमेंट से संबंधित आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, और आपको चूज़ करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो ये बेसिकली इनको हम रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए होंगे SSC के, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे या आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा उसमें रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं।
तो बेसिकली क्या है कि SCRT ने जो अपने एग्ज़ाम पैटर्न में इतना बड़ा चेंज किया है वो इसलिए किया है ताकि आप अभी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सके, आपको पता हो सके कि क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे आता है। क्योंकि जो आपके DLED एग्ज़ाम्स हैं ये आपको नौकरी नहीं दिलाएगा, नौकरी आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिलाएंगे जिनमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका रीट हो, CTET हो, KVS हो, DSSS हो, सभी में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। सो इसीलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना। टू बी ऑनेस्ट मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग कर देते हैं, बट अगर आप एक बार इस तरीके के क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है। मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने SSC की कोचिंग लिया है, मुझे पता होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करवाते हैं। तो उसमें बोला जाता है कि जो आपको ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, हम इनको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करके वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ना एक्स्ट्रा दिमाग अपना नहीं लगाना है, इन दो बातों में जो लिखा गया है आपको उसी के बेसिस पे आंसर करना है। अगर इसमें लिखा गया है कि सूरज जो है वो चांद है और चांद जो है वो सूरज है, तो भाई है, आपको उसे गलत नहीं बोलना कि नहीं चांद चांद है और सूरज सूरज है, नहीं, जो स्टेटमेंट में लिखा है आपको उसी के बेसिस पे आंसर करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको देख सकते हो। बाकी आपको टीचर्स भी आपकी बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना है इसको। तो यहाँ पे इसी तरीके के 5 क्वेश्चंस हैं। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट मुझे लगा आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद आपका आता है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके 5 प्रश्न हैं 3-3 नंबर के, तो यानी कि आपका पार्ट 3 हो गया 15 मार्क्स का। पहले 2 पार्ट 10-10 मार्क्स के और पार्ट 3 आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। तो इसी तरीके से 35 मार्क्स का प्रश्न आपके अब तक बन गए हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको 5 का आंसर करना है और 100 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रमुख गुणों और दोषों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ना आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। जैसे कि जब हमसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं, उसके इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव बताते हैं और फिर कहीं हम मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना, टू द पॉइंट आपको बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा के प्रमुख गुण और दोष क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको इसमें सिंपली ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है हिंदी भाषा के गुण, और फिर आपको ब्लू पेन से 4-5 पॉइंट लिख देना। उसके बाद आप ब्लैक पेन से अगेन हेडिंग डालेंगे हिंदी भाषा के दोष, और उसमें भी आप 5 पॉइंट लिख देना। तो दोनों में 5-5 पॉइंट आप लिखोगे तो आपका इनफ है इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दोहा, सोरठा और रोला की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब जैसे कि यहाँ तो स्पेसिफिक मेंशन किया है कि उदाहरण सहित लिखिए, बट अगर आपसे उदाहरण नहीं भी पूछा है तो आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप क्या कहना चाह रहे हो जब आप अपनी बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू रखते हो तो वो सामने वाले बंदे को अच्छे से समझ में आती है, उसको अच्छे से वो उसको कैच कर पाता है कि आप एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है, पहले आप लिखेंगे दोहा, फिर आप बताएंगे कि दोहा क्या होता है, ठीक। आप उसकी परिभाषा देंगे, फिर आप सेंटर में जैसे आप हेडिंग साइड में डाल रहे कि दोहा, फिर ऐसे डंडा लगा के उसकी आपने परिभाषा लिख दी। फिर उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे उदाहरण ब्लैक पेन से, देन आप ब्लू पेन से उसका एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद अगेन आप साइड में लिखेंगे सोरठा, फिर परिभाषा, फिर सेंटर में उदाहरण। उदाहरण आप जितने भी लिख रहे हैं वो सेंटर में लिखें, एक लाइन छोड़ के लिखें, ताकि जैसे ही एग्जामिनर पेज पलटे उसको दिखे कि हाँ बच्चे ने उदाहरण लिखे हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 18 है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि भक्ति काल कब से लेकर कब तक रहा, उसकी समय सीमा क्या थी, आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि भक्ति काल था क्या, एक्चुअल क्या था। फिर आप लिखना चाहें तो 1-2 जो उस टाइम पे साहित्यकार हुए, लेखक हुए, उनके नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, पूछा नहीं है तो हमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बताना भी नहीं है, बट आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद मुद्दे पे आना है, हेडिंग डालेंगे अगेन ब्लैक पेन से भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, और 5-6 विशेषताएं आपको लिखनी है। ऐसे मत करना कि 3 मार्क्स का है तो हम 3 ही विशेषता लिखेंगे, नहीं, आपको एटलीस्ट 4-5 तो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाता है तो आपको बाकायदा टेबल बना के उसको आपको करना है, तो ये इजी है। देन क्वेश्चन नंबर 20 है,
कबीरदास जी को समाज सुधारक क्यों कहा जाता था? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आप अपनी बात यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पहले बताएंगे कबीरदास जी क्यों थे, उसके बाद उन्हें समाज सुधारक क्यों कहा गया। आप बताएंगे कि उन्होंने जो दोहा लिखे या उनकी जो रचनाएं हैं उनमें उन्होंने समाज से संबंधित किन किन समस्याओं को सामने रखा, कैसे उन्होंने समाज को सुधारा, क्यों उन्हें कहा जाता है, आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल्स देंगे। अगेन एग्जाम्पल आपको सेंटर में लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है। हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप ले रहे हो हाईलाइट से और पूरा लाल पीला अपनी आंसर शीट को कर दे रहे हो, नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किन्हीं 3 रसों के उदाहरण उनके स्थायी भाव सहित प्रस्तुत कीजिए। तो रस बहुत ही इजी लगते हैं मुझे, तो मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो पहले तो आप बताएंगे कि रस क्या होता है, और फिर उसके बाद रस कितने प्रकार के होते हैं, आप उनका नाम लिख देना, ठीक है। जैसे 8 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, जितने भी आपकी मैम ने आपको पढ़ाए हैं, आप सिर्फ उनके नाम लिख देना, ओनली नाम। फिर उनमें से किन्हीं 3 के आपसे पूछा गया है तो 3 के आपको स्थायी भाव के साथ उदाहरण आपको लिखना है, ये आप कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 22 है पत्रकारिता की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें भी पहले आप बताओगे कि पत्रकारिता क्या होती है, फिर उसकी विशेषताओं पे बात करोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख सोपानों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो इस क्वेश्चन को या लिख के रख लो, आपके सभी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक जब हमारे डीएलएड के सेकेंड ईयर के एग्जाम्स थे, फाइनल एग्जाम्स, एक भी पेपर ऐसा नहीं था जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 3 मार्क्स में या 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। SCERT दिल्ली का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हैं 8 मार्क्स के, और आपको किन्हीं 5 का आंसर करना है। तो आपका पार्ट 4 हो गया 40 मार्क्स का, और पहले के पार्ट 3 हमारे हो गए थे 35 मार्क्स के। तो 35 + 40 75 मार्क्स का आपका पेपर है। तो देखते हैं इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, भाषा सौंदर्य वृद्धि में अलंकारों की उपयोगिता किस प्रकार से है। जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आपको इसी तरीके से रीड करना है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के। भाषा सौंदर्य वृद्धि में अलंकारों की उपयोगिता किस प्रकार से है, पहला प्रश्न तो ये बन गया इसमें से। फिर है 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अलंकार शिक्षण से संबंधित पाठ्य योजना तैयार करें। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आप कर देंगे, पहले आपको इस पार्ट का आंसर करना है। मेनली आपको यहाँ पे लेसन प्लान बनाने के लिए बोला गया है, तो आपको फोकस अपने लेसन प्लान पे रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देंगे। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बाल साहित्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार से सहायक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि बाल साहित्य होता क्या है, फिर बताएंगे कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो किस तरीके से हेल्पफुल है, ये आप बता देंगे। देन इसी में नेक्स्ट उसने पूछा है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बाल साहित्य की रचना करते समय एक शिक्षक को किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। आप इसका आंसर करेंगे, डिटेल में आप इसको बता देंगे। इसमें 10-15 पॉइंट आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। आपको ये नहीं करना कि आपने खाली पॉइंट लिख दिए, नहीं, आपको पॉइंट लिखना है, फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप हेडिंग देंगे, ब्लू पेन से ही आप मेंशन करेंगे अलग से साइड में न्यू पैरा बना के कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बाल साहित्य की रचना करते समय एक शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आप पॉइंट डालेंगे 1 2 3 4, फिर ब्लैक पेन से उसमें पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, देन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और फिर उसको एग्जाम्पल्स के साथ, आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो आप पॉइंट के साथ ही उसको एग्जाम्पल उसका देंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 26, चिंतन कौशल से क्या अभिप्राय है और चिंतन कौशल के महत्व का वर्णन कीजिए। अगेन ये भी इजी है। देन क्वेश्चन नंबर 27 है अनुवाद वर्तमान समय की मांग है। इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए आप उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जिनमें अनुवाद की महती आवश्यकता समझते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि तर्क सहित कीजिए। आपने देखा होगा हर जगह आपसे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, तो आपको एग्जाम्पल ना भी पूछे, अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तो भी आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 की त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना किस रूप में की गई है। त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इससे संबंधित कुछ युक्तियाँ सुझाइए।
ये क्वेश्चन भी सिंपल है बट बाकियों के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बट अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल है, टू द पॉइंट पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्यालय में 4 अनुभाग हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। अ की अध्यापिका सीमा बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करती है। इसके लिए वह बच्चों को कक्षा में केवल हिंदी भाषा में बोलने के लिए प्रेरित करती है और उनकी मातृभाषा को नकारती है। जो इसमें बातें हैं, जैसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप पॉइंट्स को क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से लाइन बना सकते हो कि क्या है। कक्षा की अध्यापिका है सीमा और वो हिंदी भाषा को प्रेरित करने के लिए बच्चों को बोलती है कि आपको हिंदी भाषा ही बोलनी है, मातृभाषा नहीं बोलनी है। वहीं दूसरी ओर उसी विद्यालय में कक्षा 4 अनुभाग बी की अध्यापिका क्या नाम है, मोनिका भी बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए प्रेरित करती है। वह कक्षा के वातावरण में बहुभाषिकता को स्थान देकर विद्यार्थियों को हिंदी भाषा तक ले जाने का प्रयास करती है। दोनों ही अध्यापिकाएं कक्षा में हिंदी भाषा सिखाना चाहती हैं। आपके विचार से कौन सी अध्यापिका विद्यार्थियों को सहजता से हिंदी भाषा सिखा पाएगी और उनमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास कर सकेगी और क्यों? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, बट पूछा क्या है आपसे? मातृभाषा के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। तो आपकी बुक में टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टी लैंग्वेज का, मातृभाषा का, जिसमें बहुभाषिकता की बात की गई है। तो आपको वो वाला जो टॉपिक है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, वो वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। रमेश हिंदी विषय का अध्यापक है। वह अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन कौशल का विकास करना चाहता है। आपके मतानुसार रमेश को विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन कौशल का विकास करने के लिए कौन से प्रयास करने चाहिए? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी भाषा का वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है? विश्व पटल पर हिंदी भाषा को स्थापित करने के संदर्भ में आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर एवरेज है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा हार्ड है, बट क्योंकि मैंने डीएलएड किए हुए 1 साल हो गया है तो मुझे ये पेपर इजी लग रहा है। मे बी आपको हार्ड लगे, बट ट्रस्ट मी, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने क्लासेस नहीं ली, हमारे पास नोट्स नहीं हैं, या हम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, हम पढ़ नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अप्रैल में एग्ज़ाम्स है, अप्रैल लास्ट में, अगर आप अब भी पढ़ते हैं तो बहुत इजी है, आप इजीली कर पाएंगे अच्छा स्कोर। सो ऑल द बेस्ट। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको हिंदी का एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे कि किस तरीके के प्री बोर्ड्स आए हैं और फाइनल एग्ज़ाम का पेपर किस तरीके से आएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लेना, और कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, सी यू।